नमस्कार। कभी सोचा है कि सिर्फ 2 महीने, सिर्फ 60 दिन एक देश की कहानी में कितने बड़े मोड़ ला सकते हैं। मार्च और अप्रैल 2025 भारत के लिए कुछ ऐसे ही महीने थे। अर्थव्यवस्था से लेकर कूटनीति तक बहुत कुछ बदला। तो चलिए साथ मिलकर देखते हैं कि इन 2 महीनों में हुआ क्या क्या। तो सवाल यही है कि इन 2 महीनों ने भारत की कहानी में आखिर कौन सा नया पन्ना जोड़ा। आइए पता लगाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पैसे की, यानी कि अर्थव्यवस्था की। इस दौरान देश की आर्थिक नब्ज कैसी चल रही थी, कहाँ से पैसा आ रहा था, कहाँ जा रहा था और सरकार की नीतियां उसे किस तरफ मोड़ रही थीं। तस्वीर यकीन माने काफी दिलचस्प है। 24.77 ट्रिलियन रुपए। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये वो रकम है जो भारतीयों ने अकेले मार्च 2025 में यूपीआई के जरिए एक दूसरे को भेजी। सोचिए जरा, ये दिखाता है कि कैसे एक छोटे से चाय के ठेले से लेकर बड़े बड़े शोरूम तक भारत कितनी तेजी से डिजिटल हो रहा है। ये एक क्रांति से कम नहीं है। पर जहां एक तरफ ये डिजिटल लेन देन आसमान छू रहा था, वहीं दूसरी तरफ आरबीआई थोड़ा संभल कर चल रहा था। उसने आने वाले साल के लिए देश की आर्थिक ग्रोथ यानी जीडीपी और महंगाई दोनों के अनुमानों को थोड़ा सा कम किया है। मतलब गाड़ी रफ्तार में तो है, पर आरबीआई का इशारा है कि आगे कुछ स्पीड ब्रेकर भी हो सकते हैं, तो जरा संभल कर। और इस माहौल में एक्शन भी खूब देखने को मिला। एक तरफ आरबीआई ने लोन मिलने के नियम थोड़े आसान किए ताकि बाजार में पैसा आए, तो दूसरी तरफ एसबीआई और बैंक ऑफ बड़ौदा जैसे बड़े बैंक्स सीनियर सिटीजन्स और आम लोगों के लिए बचत की नई नई स्कीमें लेकर आए। और हाँ, एक और दिलचस्प बात, पेट्रोल डीजल पर टैक्स तो 2 रुपए बढ़ा, लेकिन तेल कंपनियों ने सारा बोझ खुद उठा लिया। मतलब आम आदमी की जेब पर कोई असर नहीं पड़ा। अच्छा, अर्थव्यवस्था से आगे बढ़कर अब जरा देखते हैं कि देश में पॉलिसी और कानून के लेवल पर क्या बड़े बदलाव हो रहे थे। कौन से नए सुधार और प्रोजेक्ट्स देश की तस्वीर को बदल रहे थे। एक मुद्दा जो हमेशा चर्चा में रहता है, यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी। इसका सीधा सा मतलब है कि शादी, तलाक, गोद लेने और विरासत जैसे पर्सनल मामलों में, चाहे कोई किसी भी धर्म का हो, सबके लिए एक ही कानून। अब ये कितना मुमकिन है, इसकी जांच की बड़ी जिम्मेदारी नए विधि आयोग को सौंपी गई है। इसी बीच तेलंगाना में आरक्षण को लेकर एक बहुत बड़ा और जरूरी फैसला हुआ। सुप्रीम कोर्ट से हरी झंडी मिलने के बाद राज्य सरकार ने अनुसूचित जातियों के अंदर भी अलग अलग ग्रुप बना दिए। मकसद सिर्फ एक था, ये पक्का करना कि आरक्षण का फायदा उन लोगों तक पहुंचे जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। जाहिर है, जब भी ऐसा कोई बड़ा बदलाव होता है तो कुछ सवाल भी उठते हैं, कुछ चिंताएं भी होती हैं। तो सरकार की तरफ से मंत्री एन उत्तम कुमार रेड्डी ने साफ साफ कहा, किसी के मौजूदा लाभ कम नहीं किए जाएंगे। एक तरह से ये एक भरोसा दिलाने की कोशिश थी। और पॉलिसी के साथ साथ जमीन पर भी कुछ कमाल का बन रहा था। भारत को मिला अपना पहला वर्टिकल लिफ्ट समुद्री पुल, नया पंबन ब्रिज। ये कोई मामूली पुल नहीं है, ये इंजीनियरिंग का एक शानदार नमूना है। ये रामेश्वरम को मेनलैंड से जोड़ता है, और जब नीचे से कोई जहाज गुजरता है तो ये बीच से ऊपर उठ जाता है। कमाल है ना? तो ये तो हुई देश के अंदर की बात, पर दुनिया के मंच पर भारत कहाँ खड़ा था। चलिए अब कूटनीति, रक्षा और व्यापार के मोर्चे पर नजर डालते हैं कि वहां क्या चल रहा था। भारत और यूएई की दोस्ती एक नए लेवल पर पहुंच गई। दोनों देशों के बीच बड़ी बातचीत हुई और रक्षा, व्यापार, टेक्नोलॉजी से लेकर स्पेस तक हर क्षेत्र में साथ मिलकर काम करने पर जोर दिया गया। ये सिर्फ एक मीटिंग नहीं थी, बल्कि एक मजबूत होती पार्टनरशिप का ऐलान था। अब जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 63,000 करोड़ रुपए। ये एक जबरदस्त डिफेंस डील है। इतनी बड़ी रकम से भारतीय नौसेना के लिए फ्रांस से 26 नए राफेल मरीन फाइटर जेट्स खरीदे जा रहे हैं। मतलब साफ है, समुंदर में भारत की ताकत अब और बढ़ने वाली है। लेकिन हाँ, व्यापार के मोर्चे पर एक चुनौती भी सिर उठा रही थी। अमेरिका एक नई टैरिफ पॉलिसी लाने पर विचार कर रहा था। अगर ये लागू हो गई तो भारत से अमेरिका जाने वाले सामान पर 26% तक का टैरिफ लग सकता है। इससे हमारा सामान वहां काफी महंगा हो जाएगा, जो हमारे एक्सपोर्टर्स के लिए एक बड़ी मुश्किल खड़ी कर सकता है। और जब बात पड़ोसियों की हो तो चीन का जिक्र तो बनता ही है। भारत चीन के डिप्लोमेटिक रिश्तों की 75वीं सालगिरह पर राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने दोनों देशों के रिश्ते को एक बड़ा दिलचस्प नाम दिया, ड्रैगन और हाथी का सहकारी नृत्य। ये लाइन अपने आप में दिखाती है कि दोनों देशों के बीच रिश्ता कितना पेचीदा लेकिन कितना जरूरी है।
अच्छा, इकोनॉमी, पॉलिसी, डिप्लोमेसी ये सब तो ठीक है, लेकिन उन पलों का क्या जब भारत का नाम कला, संस्कृति और खेल की दुनिया में गूंजा? आइए अब उन जीतों का जश्न मनाते हैं। सिनेमा के सबसे बड़े मंच 97वें ऑस्कर अवार्ड्स पर एक नज़र डालें तो बेस्ट फिल्म का अवार्ड एनोरा को मिला, जबकि ड्यून पार्ट 2 ने अपनी बेहतरीन साउंड के लिए ऑस्कर जीता। अब बात करते हैं खेलों के ऑस्कर यानी लॉरियस अवार्ड्स की। यहाँ पोल वॉल्टर, मोंडो डुप्लांटिस और फुटबॉलर एताना बोनामाती को साल के बेस्ट खिलाड़ी का सम्मान मिला। वाकई क्या कमाल के एथलीट्स हैं। और निशानेबाजी में तो भारत ने झंडे गाड़ दिए। पेरू में हुए ISSF वर्ल्ड कप में हमारे शूटर्स ने 7 मेडल जीते। क्या बात है। और इसी के साथ भारत मेडल टैली में तीसरे नंबर पर रहा। एक शानदार प्रदर्शन। और ग्लोबल स्टेज पर भारत के बढ़ते कल्चरल पावर का एक और शानदार उदाहरण प्रियंका चोपड़ा। बॉलीवुड से हॉलीवुड तक के अपने 25 साल के बेमिसाल सफर के लिए उन्हें पहले ग्लोबल वैनगार्ड ऑनर से नवाजा गया। ये सिर्फ एक अवार्ड नहीं, ये इस बात का सबूत है कि भारतीय टैलेंट आज दुनिया पर अपनी छाप छोड़ रहा है। तो आर्थिक रिकॉर्ड, बड़े कानूनी बदलाव, दुनिया भर में गूंजती दोस्ती की बातें और कला, खेल में मिली जीत, यही वो छोटे छोटे पल होते हैं जो मिलकर एक देश की बड़ी कहानी लिखते हैं। ये तो थी वसंत 2025 की कुछ बड़ी सुर्खियां, लेकिन असली सवाल तो ये है कि इनकी विरासत क्या होगी। आज जो ये फैसले लिए गए हैं, जो ये नींव रखी गई है, आने वाले सालों में इसका हमारी और देश की जिंदगी पर कैसा असर पड़ेगा, सोचने वाली बात है।